स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 2020 में सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो क्या है कि एक प्रकार की पॉलिसी है सरकार की जो कि बहुत सालों में इंप्लीमेंट होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है यूजुअली कि यहाँ पर NCF लाया जाता है, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मतलब कि किताबों में क्या होगा, किस लैंग्वेज में होगा, किस तरीके से होगा, वो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत लाया जाता है। तो अभी क्या है, रिसेंटली यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको रिलीज किया गया एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, और इसके अंदर मदर टंग को लेकर बदलाव किए गए हैं। काफी ज्यादा एम्फसाइज किया गया है कि जो यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज होता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको याद है ना 5+3+3+4 ये वाला सिस्टम लाया गया था। तो इसमें जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें मदर टंग को लेकर कुछ चीजें कही गई हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो कंप्लीट तैयारी है स्टडी IQ के द्वारा यूपीएससी में जितने भी चीजें आती हैं वो आपको यहां पर कराया जाता है। यू हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और बहुत ही कम दाम पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs भी अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, और इसमें यह बोला गया कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये स्ट्रिक्टली है फॉर दी फाउंडेशनल स्टेज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं फाउंडेशनल स्टेज क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो नया सिस्टम लाया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5+3+3+4। अब इसका मतलब क्या है, ये 5 जो आप देख रहे हो पहला 5 साल, बच्चे का जो पहला 5 साल होता है मतलब क्लास 2 तक, उसके बाद क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक ये +3 हो गया, फिर +3 हम करेंगे तो 8th क्लास तक हो गया, और ये जो 4th है ये बेसिकली सेकेंडरी स्टेज है। मतलब फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आता है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मिडिल स्टेज, और इसको कहा जाता है सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ फाउंडेशनल स्टेज की। बोला यह गया है कि मदर टंग में ज्यादातर चीजें होनी चाहिए। जो प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल्स में, दोनों, ध्यान रखिएगा मैं दोनों की बात कर रहा हूं, पब्लिक स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स। मतलब कि 8 साल तक का जो बच्चा होता है उसको जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो मदर टंग में ही देना है, ऐसा यहां पर बोला गया है न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत। और बेसिकली यहां पर आपको यह समझना है कि जितने भी इतने वर्षों से जो एजुकेशनल पॉलिसीज आई हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क आया है इतने वर्षों से, उन सभी में अगर आप देखोगे तो मदर टंग को लेकर काफी ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। लेकिन पहली बार आपको यह देखने को मिलेगा कि इसको बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि चाहे आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करिए, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात करिए, जहां पर जाते हैं एजुकेशन की बात होती है तो उनके द्वारा बार बार इस चीज को पुश किया गया है कि मदर टंग में ही एजुकेशन हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। इंग्लिश ठीक है, चलो इंग्लिश में भी होना चाहिए, लेकिन अगर हम बच्चे का बेस बिल्ड करना चाहते हैं तो वो मदर टंग में ही हो। तो अगर हम बात करें यहां पर स्पेसिफिकली रिकमेंडेशंस की, जो न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है उसके अंदर बेसिकली यही बोला गया है कि सिंस चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट्स मोस्ट रैपिडली डीपली इन देयर होम लैंग्वेज, प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड ऑप्टिमली बी दी चाइल्ड्स होम लैंग्वेज। क्योंकि बच्चा जो है वो अपने खुद के लैंग्वेज में, मदर टंग में, जो होम लैंग्वेज हो गया, फेमिलियर लैंग्वेज है, उन सब में ज़्यादा जल्दी सीखता है। रादर देन अगर हम इंग्लिश में कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, इसको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर ना सीखे। तो इनफैक्ट आप स्टडी IQ पर भी देखोगे तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, जो यूपीएससी में कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपको ईजिली समझाया जाए। भले ही यहाँ पर PPT आपको इंग्लिश में देखने को मिल रही होगी, लेकिन हमारी कोशिश होती है ज़्यादातर यहाँ पर बच्चे समझ पाए इस चीज़ को कि यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है जो कॉन्सेप्ट समझने की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसा ही आप कुछ समझ सकते हो कि यहाँ पर बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज किया जा रहा है कि मदर टंग अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए एटलीस्ट फाउंडेशनल स्टेज पर। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश कैन बी वन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेजेस, तो इंग्लिश को भी लेकर बोला गया है इसके अंदर कि इट कैन बी सेकेंड लैंग्वेज टॉट एट दैट लेवल।
अब देखो इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा, काफी बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे देश में नेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे जो दो इंपॉर्टेंट बोर्ड है, दैट इज सीबीएसई एंड आईसीएसई, इनका जो मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, आपको पता है वो होता है इंग्लिश में, ठीक है, और ये प्राइमरी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाता है मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली यहां पर कई बार कोशिश किया गया है कि मदर टंग लाने की कोशिश किया जाए, यहां पर बोर्ड से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, रीजनल लैंग्वेजेस को लाया जाए, लेकिन अगेन अल्टीमेटली क्या होता है कि इंग्लिश पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या यहां पर यह बदलाव हो सकता है, क्योंकि यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इसको रिलीज किया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, जिसमें मदर टंग को स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको इसी में पढ़ाना है। तो ये जो सीबीएसई और आईसीएसई, क्या ये बदलाव कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और दूसरा भी मैं आपको बता दूं, देखो जो स्टेट बोर्ड आप देखते होंगे, चाहे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार हो गया, वहां पर तो हम सबको पता है कि रीजनल लैंग्वेजेस पर ही ज्यादा फोकस होता है और मेन मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज में ही होता है, ठीक है, वहां की भाषा में होता है। लेकिन हर एक स्टेट गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला भी स्कूल चलाते हैं, कि जहां पर इंग्लिश के माध्यम से जो है वो पढ़ाई कराई जाती है। इनफैक्ट अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का देखोगे तो वहां पर तो सरकार ने पॉलिसी डिसीजन ले लिया है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो सभी अपने स्कूल्स में जो एजुकेशन है उसको इंग्लिश में ही यहां पर डिलीवर करना चाहते हैं। तो इसी की वजह से एक बहुत बड़ा यहां पर डिबेट स्टार्ट हो गया है कि आखिरकार किस तरफ जाना चाहिए। एक तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपको जो एजुकेशन है फाउंडेशनल स्टेज पर वो आपका मदर टंग में होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे अभी बच्चे हैं जो कि इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इसका यहाँ पर क्या होगा। लेकिन मैं आपको पहले की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ की रिकमेंडेशन है, जैसे कि सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी आया था उसको डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशन भी कहते हैं, फेमसली आपको पता होगा, उनकी अध्यक्षता में ये किया गया था। 1968 में ये पहला एजुकेशन पॉलिसी आया था और उसमें अगर आप देखोगे तो बोला यह गया था कि रीजनल लैंग्वेजेस ऑलरेडी यूज हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर और धीरे धीरे हमें इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कुछ इस तरह की पॉलिसी यहाँ पर पहले एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया। आगे चलकर राजीव गांधी जी के समय सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आया था, उसमें भी यहाँ पर मदर टंग को लेकर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। लेकिन 1992 में यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, मतलब कि ये जो पॉलिसी थी ना 1986 की, उसी को रिव्यू करते हुए ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था। उसके अंदर ये बोला गया था कि जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है दैट शुड बी इन मदर टंग। लेकिन ये जो 2020 वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, आपको समझना है कि ये वाला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था ये थर्ड था अभी तक देश की आज़ादी के बाद से। तो इसके अंदर यहाँ पर पहले जो चीज़ें कही जाती थी उससे अलग थी। यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर शब्दों में ये बोल दिया गया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट ग्रेड 5 तक और मे भी हो सकता है ग्रेड 8 तक वो मदर टंग में ही होना चाहिए, होम लैंग्वेज में ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोल दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन पॉलिसी तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या आता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे तो ये 1975 में आया था। देखो एजुकेशन पॉलिसीज में हिंदी को लेकर या फिर रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर उतना एम्फसाइज नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो फाउंडेशनल स्टेज तक उसको बोला गया था कि हमें मदर टंग में ही करना चाहिए। और 1975 में आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, सो फार एज पॉसिबल प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन द मदर टंग। इसके अलावा 2000 इन द ईयर 2000 अगेन यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है और यहाँ पर बोला यह गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आइडियली ऑट टू बी मदर टंग। लेकिन 2005 का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसमें यह बोला गया कि चलो मदर टंग में तो हम चीजें कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का बदलाव हो रहा है, सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज में चेंजेस हो रहे हैं, हम ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश की आवश्यकता है और इसलिए इंग्लिश को हम क्लास 1 से ही प्रेफर कर सकते हैं। क्लास 1 से ही इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि बच्चा साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश सीखता रहे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी ये 2022 वाला जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है इसमें अब ये बोला गया है कि हमें फाउंडेशनल स्टेज तक जो इंग्लिश है वही लाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पर लिखा हुआ है इस सारी चीजों से रिलेटेड। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मिलेगा आर्टिकल 350A, उसके अंदर यह बोला गया है कि जो हमारे देश के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, देखो संविधान के अंदर आपको माइनॉरिटी की कहीं परिभाषा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर यह बोला गया है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो ग्रुप्स होते हैं उनके बच्चों को मदर टंग में
यहाँ पर हमें ज़्यादातर एजुकेशन देने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि जो सरकारें होती हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि उनके लैंग्वेजेस में भी पढ़ाया जाए, क्योंकि वो माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से। तो इससे होगा क्या कि अगर वो लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल किया गया धीरे धीरे, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारे देश में विलुप्त होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो वो नहीं करना है। इसके अलावा प्रेसिडेंट भी ऑर्डर दे सकता है, ये आर्टिकल 350A का ही कहना है कि यहाँ पर राज्यों को सरकारों को ऑर्डर दे सकता है कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो कि हिंदी से रिलेटेड है, दैट इज आर्टिकल 351। उसमें यह बोला गया है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है, जिम्मेदारी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करे, प्रमोट करे, ठीक है, सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ओवरऑल कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग जो हिंदी बोलते हैं उसको देखते हुए यहाँ पर हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि एक थोड़े प्रकार की यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहे। तो ये भी यहाँ पर चीज़ कहा गया है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर कि क्या अब जो सरकार क्रिस्टल क्लियर कह रही है, दबाव बना रही है कि हमें यहाँ पर मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए फाउंडेशनल स्टेज तक, क्या ये सही है? आपका क्या मानना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि 1853 के बाद से एक काफ़ी बड़ा अमाउंट ब्रिटिश कैपिटल का वो कहां पर इन्वेस्ट किया जाने लगा 1853 के बाद से? ये आपको बताना है। थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाओगे तो आप ये इसका आंसर मिल जाएगा। इसका सही उत्तर आप सबको बताया मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले यहाँ पर। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।